जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं एक बंगाली सीरीज के बारे में। और सीरीज की जो कहानी है वो इतनी ज्यादा ग्रिपिंग है कि एक पल के लिए आप पलक झपकाना भी भूल जाएंगे। इस सीरीज में काफी अच्छे ट्विस्ट हैं जिसे देखकर आपको मजा आने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और इसे एंड तक देखिएगा। सीरीज की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक किलर एक पर्सन को मार देता है और उसकी बॉडी को जंगल में ले जाता है और उसे छुपाने का प्लान बनाता है। तभी पास ही के रूट से एक कांस्टेबल पेट्रोलिंग के लिए जा रहा होता है और एग्जैक्टली उसी टाइम उसको एक कॉल आता है तो वो रुक के फोन पे बात करने लगता है। तभी अचानक उसे जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है। तो वो जंगल में जाता है सर्च करने के लिए ताकि वो जान सके कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। वो वहां पे छानबीन करता है लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता और उसे ये अपना एक वहम लगता है और इसीलिए वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सब इंस्पेक्टर विधान दिखाया जाता है जो कि अपने पुलिस स्टेशन में होता है। आज उसके एरिया में एक पूजा होने वाली है लेकिन विधान पूजा के बारे में भूल जाता है और अपना काम करता रहता है। तभी उसके स्टेशन में काम करने वाला बंदा चिदाम वहां पर आता है। वो विधान को याद दिलाता है कि आज पूजा है और पूजा का नाम सुनते ही विधान को बुरा लगने लगता है क्योंकि वो इस बारे में भूल ही गया था। क्योंकि हर पूजा में एक बकरे की बलि दी जाती थी इसीलिए वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। उस दिन पूजा होती है और एक बकरे की बलि दी जाती है। और जो पूजा होती है वो उसके सीनियर ऑफिसर अदृश्य के गाइडेंस में हो रही थी। पूजा के बाद अदृश्य सबसे बात करता है और बताता है कि कल उसकी पोती के लिए वो लोग सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए कोई भी उसे कॉल करके डिस्टर्ब ना करे। उनकी जो टीम होती है वो एक मिसिंग पर्सन दिनेश के केस पे इंक्वायरी कर रही होती है, इसीलिए वो उन्हें डिस्टर्ब ना करने के लिए बोलता है और अपने साथ वालों को लेकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन सब लोग दिनेश के बारे में इंक्वायरी करने का प्लान बनाते हैं। पर ये जो दिनेश था वो एक लीडर का दामाद था, इसीलिए वो लोग इसके बारे में ऑफिशियली इंक्वायरी नहीं करते क्योंकि अगर ऑफिशियली वो इंक्वायरी करेंगे तो उस लीडर की बदनामी होगी। इसीलिए बिना किसी पेपर वर्क के वो अनऑफिशियली ही सर्च करने लगते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में एक पर्सन आता है और वो विधान से बात करता है और बोलता है कि सर, मेरी बेटी की शादी के लिए मैंने बड़े मुश्किल से कुछ ज्वेलरीज कलेक्ट किए थे और अगले महीने मेरी बेटी की शादी फिक्स हो चुकी है, पर किसी ने मेरे घर से वो सारे गहने चुरा लिए। आप प्लीज उस चोर को पकड़ लीजिए और वो ज्वेलरी वापस दिलवा दीजिए, वरना मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। मितानी सुन के कहता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो और ये केस वो एक लेडी ऑफिसर को दे के वहां से चला जाता है। घर जाते वक्त वो अपनी वाइफ के लिए मटन खरीद के ले जाता है पर वही मटन था जिसकी पूजा में बलि दी गई थी। मितान असल में बकरी की बलि से काफी ज्यादा सैड था पर उसी बकरे का मटन खाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद वो अपनी वाइफ के पास पहुंचता है जो कि अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन बिथान के पास इतने सारे केस होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रख पा रहा था, इसीलिए उसकी बीवी उससे बहुत ज्यादा नाराज रहती है और रोज उसके साथ वो छोटी सी नोक-झोंक भी किया करती है। जब भी बिथान को टाइम मिलता है वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने जरूर आता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज मैं घर पे नहीं रहूंगा, मुझे स्टेशन वापस जाना है, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वहां से जल्दी वापस लौट आऊंगा। ये बोल के वो अपनी वाइफ को नहलाने में हेल्प करता है और अपने आने वाले बच्चे के बारे में प्यार से बातें करने लगता है। जब टाइम हो जाता है तो वो अपने स्टेशन के लिए निकल जाता है। अब पुलिस को एक पर्सन का कॉल आता है जहां पर उन्हें पता चलता है कि पास ही के जंगल में एक डेड बॉडी मिली है और ये सुन के उन्हें लगता है कि शायद ये डेड बॉडी दिनेश की होगी। अदृश्य जब ये सुनता है तो वो बोलता है कि किसी ने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी तो तुम वहां पर जाकर चेक करो और कॉल कट कर देता है। उसके बाद एक कांस्टेबल को लेके बिथान जंगल में सर्च करने के लिए जाता है और सर्च करते वक्त एक जगह पे उसे सड़ी हुई डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो कांस्टेबल बहुत ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत अदृश्य को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी, यहाँ एक पर्सन की लाश मौजूद है। अदृश्य बोलता है कि मैं आज वहां पर नहीं आ सकता, तो तुम एक काम करो, उस बॉडी को सबको दिखाओ और देखो कोई उसे पहचान पाता है या नहीं। तभी एसीपी क्राइम सीन पर आता है और पूरा मैटर समझता है। वो बोलता है कि डेड बॉडीज की फोटोज को सब न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट कर दो ताकि उसे पहचानने वाला उन्हें कोई मिल सके। जब दिनेश का एक फैमिली मेंबर बॉडी को देखता है तो वो कहता है कि ये दिनेश की बॉडी नहीं है क्योंकि दिनेश की सिर्फ एक फिंगर कटी हुई है और उसकी बॉडी के सारी फिंगर्स ठीक हैं। अब कांस्टेबल डेड बॉडी से दूर जाता है और एक रिपोर्टर को पूरा मैटर बताता है और बिथान एसीपी को भेजने के लिए रोड पे जाता है और वापस आके देखता है कि बॉडी तो वहीं पर है लेकिन उस बॉडी में से सर गायब है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और वो कांस्टेबल को डांट लगाता है क्योंकि उसने बॉडी का ध्यान नहीं रखा था और कोई सर उड़ा कर ले गया था। वो लोग वहां पर सर्च भी करते हैं लेकिन वो सर उन्हें कहीं पर नहीं मिलता। तभी उन्हें वहां पे कुछ लोग जाते हुए दिखाई देते हैं और वो उन्हें भी सर्च करते हैं लेकिन उनके पास भी वो सर नहीं था। अब वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, इसीलिए बिथान अदृश्य को कॉल करता है और उन्हें पूरा मैटर बताता है। अदृश्य सुन के हैरान हो जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि अगर वो सर को नहीं ढूंढेगा तो उसकी जॉब चली जाएगी।
बिथानी सुन के बहुत टेंशन में आ जाता है और वो जंगल में सब जगह सर्च करवाने लगता है। जब रात होती है तो एसीपी उन्हें कॉल करता है और बोलता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, कोई पुलिस के सामने से ही डेड बॉडी का गला काट के ले गया और किसी को पता भी नहीं चला। बिथान बोलता है कि सर मैं तो आपको रोड पे छोड़ने के लिए गया था और तभी किसी ने उस बॉडी का सर गायब कर दिया। एसीपी को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कल सुबह तक का टाइम दे रहा हूँ, और अगर तुमने सर नहीं ढूंढा तो ये न्यूज़ वायरल हो जाएगी और तुम्हारी जॉब चली जाएगी। अब रात हो जाती है और उन्हें सर्च करते हुए काफी टाइम हो गया था, इसीलिए कुछ कांस्टेबल्स घर चले जाते हैं। मिथान पासी के कुछ गांव के लोगों को बुलाता है और उनको 100 रुपए देता है और जंगल को क्लियर करने के लिए कहता है। तब एक कांस्टेबल बिथान के पास आता है और उससे कहता है कि इस जंगल में कई सारे जंगली जानवर भी रहते हैं, तो हो सकता है कोई जंगली जानवर उसका सर ले गया हो। और तभी बिथान को वहां पर कोई दिखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है, पर वो बंदा पुलिस के हाथ नहीं आता और वहां से भाग निकलता है। तभी विधान को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी वाइफ नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। विधान सुन के हैरान हो जाता है और तुरंत अपना काम छोड़ के हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां उसकी वाइफ के पेरेंट्स भी आए होते हैं। वो विधान को बहुत डांटते हैं क्योंकि वो उनकी बेटी का ढंग से ख्याल नहीं रख रहा था, लेकिन विधान उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और अपनी वाइफ के पास जाता है जहां पर वो बहुत रो रही होती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम मेरे साथ रहो, और आज जब मैं गिरी तो सबसे पहले मुझे तुम याद आए, लेकिन अगर तुम मेरे साथ होते तो मुझे ये दर्द सहना ही नहीं पड़ता। मिथानी सुन के उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और यहीं पर रहूंगा। जब उसकी वाइफ का दर्द नॉर्मल हो जाता है तो विधान को एक और कॉल आता है जहां उसे बताया जाता है कि टाइम खत्म हो गया है और उस लाश का सर अभी तक नहीं मिला था। उसके बाद उसे अदृश्य का भी कॉल आता है और ये देखकर बिथान डर जाता है तो उसे अपनी वाइफ को छोड़ना पड़ता है। वो तुरंत उस क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और वहां पर एसीपी भी मौजूद था। अदृश्य एसीपी से कहता है कि हम लोगों को 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम उस सर को जरूर ढूंढ लेंगे। ये सुन के एसीपी मान जाता है और उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दे देता है। वो ये भी कहता है कि ऑटोप्सी डिपार्टमेंट में हैंडल कर लूंगा और ये न्यूज बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद अदृश्य बिथान के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम मिला है और इसमें उसे हेड ढूंढना पड़ेगा वरना उसकी जॉब जा सकती है। जब तक वो सर नहीं मिल जाता तब तक इस बॉडी को एक हिडन प्लेस पर छुपा दो। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कैसी है, तुम्हें लड़का हुआ या लड़की हुई। तो बिथान कहता है कि सर मैंने अभी तक अपने बच्चे को नहीं देखा है। तभी वहां पर बिथान को एक ब्रेसलेट नजर आता है और उसके बारे में वो पूछने वाला होता है कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से उसे तुरंत हॉस्पिटल भागना पड़ता है। वहां नर्स उससे बोलती है कि मुबारक हो, आपको बेटी हुई है, और ये सुन के बिथान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी वाइफ पूछती है कि उनकी बेटी कैसी है, तो बोलता है कि अभी तक मैंने उसे नहीं देखा। वाइफ ये देखकर समझ जाती है कि वो रात भर ड्यूटी पे था और उसने अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी है। उसकी वाइफ को उसका ये बिहेवियर पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उससे नाराज हो जाती है। अगली सुबह होते ही बिथान वो कड़ा सबको दिखाता है और पूछता है कि इसके बारे में किसी को पता है या नहीं। सभी लोग बोलते हैं कि इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन चिदाम जब उस ब्रेसलेट को देखता है तो वो कहता है कि सर ये कड़ा तो यहाँ सब पहनते हैं और मैं भी इसे पहनता हूँ। ये कह के वो उसे अपना कड़ा भी दिखाता है। पितान उससे पूछता है कि आखिर तुम ये कड़ा क्यों पहनते हो। तो चिदाम कहता है कि यहाँ पे महादेव उत्सव होता है जिसमें सभी लोग दो दो कड़े पहनते हैं। अब ये सुन के पुलिस तुरंत उत्सव वाली जगह पर जाती है और वो सभी लोगों के कड़े चेक करने लगती है। जिस किसी के पास भी एक कड़ा होता है उन्हें उस पर शक था। वहां महादेव के सारे भक्त डांस कर रहे होते हैं और एक त्रिशूल ढूंढने के लिए वो जमीन खोदते हैं। तभी उन्हें एक इंसान दिखता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं और चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि वो दिनेश की लाश है, क्योंकि उसके हाथ में सिर्फ एक ही फिंगर मिसिंग है। दिनेश के घर वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि उसको उसके मामा ने ही मारा होगा, क्योंकि दिनेश एक दिन अपने मामा के पास गया था अपना शेयर मांगने के लिए, लेकिन उसके मामा ने उसे शेयर देने से इनकार कर दिया था। इससे दिनेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उसने अपने मामा को चाकू से धमकी भी दी थी और गुस्से में आके उसके मामा ने बोला था कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा। दिनेश की वाइफ ये बयान देती है कि जरूर उसके मामा ने ही उसे मारा होगा। तभी डीएसपी वहां पर आता है और वो बिथान से कहता है कि वो उसे 3 दिन का टाइम दे रहा है। दिनेश को जिस किसी ने भी मारा है उसे वो पकड़े और सलाखों के पीछे डाले। अदृश्य सुन के बिथान को बोलता है कि तुम्हारे पास अभी बहुत सारे केसेस हैं और तुम सभी केसेस को सॉल्व करने के काबिल हो। मिथान कहता है कि मैं ये सारे केस सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन सर अभी मेरी बेटी हुई है और मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा है, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं उसका चेहरा देख कर आ सकूं। ये सुन के अदृश्य उसे इजाजत दे देता है। मिथान फिर हॉस्पिटल जाता है और अपनी बेटी को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, पर उसकी वाइफ उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, तो वो उसे शांत करता है और अपनी बेटी को गोद में लेता है।
तभी उसे कांस्टेबल अशोक का कॉल आ जाता है और वो उससे कहता है कि सर सभी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिनेश को उसके मामा ने मारा है। तो विधान कहता है कि उसके मामा पे केस फाइल करते हैं। उन्हें उत्सव में एक आदमी मिला था जिसके पास कड़ा मौजूद नहीं था और पुलिस उसके फ्रेंड को अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करती है। उसके फ्रेंड बोलते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और हमें ये तक नहीं पता कि दिनेश कौन है। अब कांस्टेबल अशोक अजीत के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि अजीत रोज रात के 9 बजे फोन को स्विच ऑफ कर देता है और कुछ दिन पहले एक ही नंबर से अजीत को बार बार कॉल आई थी और वो नंबर एक स्कूल टीचर का था। टीचर का जो फोन था वो इस महीने के 13 तारीख को ऑन हुआ था और उसके बाद वो स्विच ऑफ हो गया था। तभी वहां पर एक लेडी ऑफिसर आती है और बोलती है कि दिनेश का पोस्टमार्टम हो चुका है और ये कंफर्म है कि उसकी हत्या हुई है। अब इससे अजीत और उस स्कूल टीचर पे शक बढ़ जाता है और पुलिस उनको स्टेशन में बुलाती है और खूब पीटती है। अजीत जो कि दिनेश का मामा होता है, वो दरअसल एक पॉलिटिशियन भी होता है और वो कहता है कि मैंने गुस्से में ही उसे धमकी दी थी और उसने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा है। तभी पासी के एक पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट आती है और विधान अंदर जाता है और फोटो देखता है और चिदाम को बोलता है कि नोटिस बोर्ड पर इस फोटो को लगा दो। चिदाम उस फोटो को ले जाता है और नोटिस बोर्ड पर लगा देता है और वहां पर बहुत सारे मिसिंग लोगों की फोटोज थी। अशोक अजीत के पास आता है और उसे सच बताने के लिए कहता है और डर के मारे अजीत और टीचर उससे माफी मांगने लगते हैं और वो कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने ही दिनेश को मारा है। अदृश्य कहता है कि पहले तुमने कहा कि तुमने नहीं मारा और अब तुम कह रहे हो कि तुमने दिनेश को मारा है, लेकिन कंफर्म बताओ कि सच क्या है। टीचर डर के मारे बोलता है कि सर मैं सच बताऊं तो मैंने ही दिनेश का सर गायब किया है। पर पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अशोक उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि सच बता वरना यही मार डालूंगा। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि कुछ कांस्टेबल्स ने हमें झूठी गवाही देने के लिए कहा था, इसीलिए हम लोग झूठी गवाही दे रहे हैं कि हमने दिनेश को मारा है। विधान को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है और वो कांस्टेबल को बहुत ज्यादा डांटता है। तभी वहां चिदाम आता है और विधान उसको डांट देता है और कहता है कि तू अब से चाय नहीं बांटेगा वरना तेरी जॉब चली जाएगी। उसके बाद चिदाम अशोक को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मेरे घर में चोर आए हैं और अशोक ये सुन के तुरंत वहां पे जाता है और चोरों को पकड़ लेता है। विधान भी वहां पर आता है और चिदाम को सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि गुस्से में मैंने तुम्हें डांट दिया था। उसके बाद विधान पूछता है कि क्या ये लड़की तुम्हारी बेटी है, तो विधान कहता है कि हाँ और उसके लिए मैं ही उसका सब कुछ हूँ। विधान उसकी बेटी को देखकर उसे 100 रुपए देता है और चिदाम को काम पे वापस आने के लिए बोलता है। अगले दिन दिनेश के फोन के बारे में इंक्वायरी होती है और उन्हें पता चलता है कि दरअसल उसमें 2 सिम्स थे। उसमें से एक सिम विजय नाम के एक पर्सन के नाम पे था और विजय पे 110 पुलिस केस रजिस्टर्ड थे। पुलिस तुरंत विजय के बिजनेस लोकेशन पे जाती है और उसे पकड़ लेती है और वहां चिदाम भी मौजूद होता है। विधान ये देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो चिदाम बोलता है कि यही तो मेरा घर है। उसके बाद वो विजय से पूछता है कि तुम्हारे पास दिनेश का फोन क्यों है। तो विजय कहता है कि सर मैंने दिनेश को नहीं मारा है, अब ये फोन कौन सा है मुझे इसके बारे में नहीं पता। विधान बोलता है कि तूने दिनेश के फोन में सिम क्यों डाला था, लेकिन विजय यही कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब विजय डर के मारे बोलता है कि सर मुझे कुछ भी नहीं पता है, जब मेरा फोन खराब हुआ तो मैंने चिदाम से फोन बोरो किया और उसके फोन में सिम डाल दिया था। ये सुन के विधान उस बॉक्स में फोन ढूंढता है लेकिन उसे वो फोन नहीं मिलता। अशोक विजय को पीटता है और विजय कहता है कि ये जो फोन है वो चिदाम का है। अब उनका शक चिदाम पर भी चला जाता है और चिदाम डर के मारे बोलता है कि सर मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये फोन किसका है मुझे भी नहीं पता है। जब वो लॉकअप में बंद होता है तो अशोक उसे खाना देने का प्लान करता है, लेकिन कांस्टेबल बोलता है कि अशोक पागल हो गया है, चिदाम रोज हमें चाय देता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर यकीन कर लें। उसके बाद कांस्टेबल विधान के पास जाता है और उससे कहता है कि अशोक चिदाम को बहुत ही बुरी तरह पीट रहा है। विधान ये सुन के वहां पर जाता है और अशोक को रोकता है और चिदाम से कहता है कि सच बोल वरना तू जेल जाएगा। चिदाम ये सुन के डर जाता है और अब वो सच कहता है और बताता है कि दरअसल वो फोन मेरा ही है। विधान उससे पूछता है कि तूने इतना महंगा फोन कहाँ से लिया। तो चिदाम कहता है कि मैं एक दिन लोकल बार में ड्रिंक करने के लिए गया था और एक आदमी के पास मैंने ये फोन देखा, इसीलिए मैंने उसका फोन चुरा लिया था क्योंकि मेरी बेटी फोन की जिद कर रही थी। पुलिस ये सारी बातें सुन के समझ जाती है कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो सभी लोगों को रिलीज कर देते हैं और जो लोग रिलीज होते हैं वो बाहर जाके किसी को कॉल करते हैं, इसीलिए वो लोग फिर से पकड़े जाते हैं। उसके बाद वो जयंती नाम के एक गोल्ड व्यापारी के बारे में बताते हैं और पुलिस जयंती को पकड़ती है और उसे बुरी तरह पीटती है। जयंती बोलता है कि ये मेरे ही रैकेट में काम करते हैं और इन लोगों को मैं ही भेजता हूँ गोल्ड चुराने के लिए। वो अपने पास का गोल्ड दिखाता है और पुलिस सबको डिस्ट्रैक्ट करती है पर एक आदमी अपनी बेटी का गोल्ड वापस पाके बहुत ज्यादा खुश होता है। तब दिनेश के फैमिली मेंबर के गले में एक लॉकेट दिखता है और पुलिस उस लॉकेट को जयंती को दिखाती है और जयंती बोलता है कि ये मेरा आदमी नहीं लाया है
उसके बाद वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जहां उन्हें चिदाम नजर आता है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अशोक ये देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि चिदाम उनके बीच रहकर ही ये सब कर रहा था। वो चिदाम के पास जाता है और उसे बहुत पीटता है और चिदाम कहता है कि मैंने रोड पे बस लॉकेट पड़ा हुआ देखा था और मैंने उठा लिया था। लेकिन अशोक को उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तभी वहां बिथान आता है तो चिदाम उसके पैर पकड़ के रोने लगता है और कहता है कि मुझे बचा लो वरना अशोक मुझे मार डालेगा। बिथान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम सच बोलोगे तो मैं ऑफिसर से बात करके तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। अब ये सुन के चिदाम उससे कहता है कि मैं सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को इस बारे में कुछ भी मत बताना। सबसे पहले वो दिनेश के बारे में बताता है कि एक दिन दिनेश चिदाम के घर आया था और चिदाम ने अपनी वाइफ से चाय बनाने के लिए कहा था, पर घर में दूध नहीं था और चिदाम दूध लेने बाहर गया था। और तभी दिनेश उसकी वाइफ पर फिदा हो गया था और उसके साथ रोमांस किया था। चिदान जब वापस आया तो ये देखकर उसने अपनी वाइफ को बहुत पीटा और उसकी वाइफ झूठ बोलती है कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। चिदाम अब गुस्सा हो गया था और ये बात उसने गांव में बताने का प्लान किया था। लेकिन दिनेश को जब ये बात पता चली तो उसने उसके पैर पकड़ लिए थे और उसे कहा था कि अगर वो किसी को इस बारे में बताएगा तो उसकी इज्जत चली जाएगी। वो चिदाम को कुछ पैसों में मना लेता है और उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। उसी दिन वो दोनों मिले थे और वहां पर उन्होंने ड्रिंक किया था और दिनेश ने चिदाम से कहा था कि तेरी जो वाइफ है वो बहुत हॉट है और गांव में कोई ऐसी लेडी है ही नहीं। उसने उससे ये भी कहा था कि अगर वो एक रात उसके साथ बिताने के लिए उसे देगा तो वो उसे बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार है। ये सुन के चिदाम को बहुत ही गुस्सा आ गया था और पास ही में पड़ी एक ईंट को उठाकर उसने दिनेश का सर फोड़ दिया था। अब अगले दिन सौरभ नाम का एक पर्सन स्टेशन में आता है और कहता है कि सर मैं गांव में नया आया हूँ। एक दिन मैं जब घर ढूंढ रहा था तब मैंने चिदाम की वाइफ को देखा था, पर वो उसे बहुत ज्यादा सेक्सी लगी थी, इसीलिए मैं उसके घर के आसपास चक्कर लगाया करता था। लेकिन एक दिन चिदाम ने मुझे बुलाया और मुझे ब्लैकमेल करने लगा और मुझसे कहा कि अगर मैं उसे 10,000 रुपए नहीं दूंगा तो वो सबको बताएगा कि उसने उसकी वाइफ के साथ गलत किया है, इसीलिए मुझे उसे 10,000 रुपए देने पड़े। मितान ये सुन के शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि उसके ब्लैकमेल का कोई और शिकार हुआ है क्या। तो सौरभ कहता है कि सर ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे लोग होंगे जिनसे ये चिदाम पैसे हड़प चुका है। अब ये सुन के बिथान चिदाम के पास जाता है और उससे चाय मांगता है और सबको डर लगता है कि चिदाम वहां से भाग जाएगा, पर वो चाय लेकर वापस आ जाता है। बिथान बोलता है कि मैं तेरी सजा कम करवाने के लिए तैयार हूँ, पर पहले तुम्हें मुझे सारी बात सच बतानी होगी। चिदाम ये सुन के उसे अब सच बताता है और कहता है कि मैंने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो लोगों को मारा है, पहला दिनेश और दूसरा कोई और। वो कहता है कि उसने एक लड़की के कहने पर उसके हस्बैंड को कुएं में ढकेल के मार डाला था। उसके बाद वो कहता है कि मैंने दो नहीं बल्कि तीन लोगों को मारा है। पुलिस स्टेशन में जो मिसिंग कंप्लेंट आई थी और जो फोटो उसने नोटिस बोर्ड पे लगाई थी उस इंसान को मैंने ही मारा है। उसके बाद बोलता है कि मैंने तीन नहीं बल्कि चार लोगों को मारा है। और ये सुन के बिथान को गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि तू पूरी बात बता कि तूने कितने लोगों को मारा है। तो चिदाम ये सुन के बोलता है कि मैंने टोटल 8 लोगों को मारा है। ये सुन के बिथान शॉक हो जाता है और वो सारी बात अपनी टीम को बताता है और टीम भी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। जो नोटिस बोर्ड पे सारी फोटोज लगी थी उन सबको चिदाम ने ही मारा था। अगले दिन चिदाम मंदिर जाता है और वो बिथान की वाइफ को प्रसाद देता है, पर बिथान उसको गौर से देख रहा होता है। अगर वो कोई गलत काम करता तो वो उसे पकड़ने के लिए रेडी होते। उसके बाद वो लोग चिदाम को पकड़ के स्टेशन में ले जाते हैं और वो लोग उसे पीटने वाले होते हैं, लेकिन बिथान बोलता है कि चिदाम को मत मारो और वो अपने बॉस को साइड में करता है। इससे बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो बिथान को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है। उसके बाद बिथान चिदाम से पूछता है कि क्या 8 मर्डर तूने किए हैं। तो चिदाम बोलता है कि नहीं सर मैंने किसी को नहीं मारा है। अब बिथान उसे उसका वॉइस रिकॉर्ड सुनाता है और चिदाम ये सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये मेरी आवाज है पर मैंने किसी को नहीं मारा और पुलिस ने कहा था कि सच बोलने पर वो उसे बिरयानी देंगे, इसीलिए मैंने ये सारी बातें झूठ कही थी। सीनियर इंस्पेक्टर उसके बयान सुन के कंफ्यूज हो गया था और वो कहता है कि मुझे प्रॉपर एविडेंस चाहिए वरना मैं सबकी जॉब खा जाऊंगा। उसके बाद बिथान जंगल में वापस जाता है क्लूज को ढूंढने के लिए और तब उसको पता चलता है कि चिदाम ने 8 नहीं बल्कि 9 लोगों को मारा है। वो अपने बॉस को इस बारे में बताता है लेकिन उसका बॉस बिल्कुल भी नहीं मानता और वो उससे कहता है कि तुम तो सस्पेंड हो चुके हो तो तुम्हें ये इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक रिपोर्टर ये बात सुन लेता है और ये न्यूज चैनल पे वायरल हो जाती है और पुलिस चिदाम को बाहर भेजती है और वो भागने का प्लान बनाता है और अशोक उसे पकड़ के टॉर्चर करता है लेकिन वो बिल्कुल भी सच नहीं बोलता। उसके बाद बिथान उससे पीसफुली बात करता है और कहता है कि मेरी जॉब जा चुकी है पर मेरी वाइफ और बेटी है तो मुझे जॉब चाहिए, इसीलिए सच बताओ कि तुमने उस कटे हुए सर को कहाँ रखा है। ये सुन के सिद्धांत कहता है कि वो जो सर है वो यहीं पड़ा है, थोड़ा साइड तो हटो। और जब वो लोग वहां पर खोदते हैं तो वहां पर उन्हें स्केलेटन मिलता है
उसके बाद वो लोग उसे स्टेशन में ले जाकर बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उदास क्यों है। तो सिद्धाम कहता है कि मैं अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि जब उसको सच पता चलेगा तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि उसके पिता ने उसके पीछे इतने सारे मर्डर्स किए हैं। मितानी सुन के कहता है कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तेरी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगा। चिदाम बहुत ही रिग्रेट करता है क्योंकि उसने पैसों के लिए कई सारे लोगों को मारा था और उसने कई सारी बॉडीज भी जला दी थी, लेकिन सिर्फ 3 बॉडीज ही उन्हें मिली थी। चिदाम ने एक न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ा था कि एक किलर ने लाश का गला काट के पुलिस को परेशान किया और उसने भी वही किया ताकि वो इस केस को उलझा सके। लेकिन उसे याद आता है कि उसकी बेटी का फ्यूचर बहुत ही खराब हो जाएगा, इसीलिए उसने पुलिस को सब सच बता दिया अपनी बेटी के लिए और वो जेल चला जाता है और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।